Assalamualaikum. वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि बेसिक टॉपिक हैं हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए वो हैं बेसिक इक्वेशन फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि स्पोर्ट्स कंडीशन हमारे पास कौन सी हैं, एग्जांपल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी क्या होती है, यानी कि हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि इनडिटर्मिनेट हैं। हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका डिटर्मिनेंसी के लिहाज से हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस की टाइप्स कौन सी हैं। तो ये जीएस तक सारे टॉपिक्स जो है ना आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास बेसिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। जितने भी हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं वो एक बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलेशंस को इस्तेमाल करके करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं या हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके ज़रिए हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल बेसिक इक्वेशन होती हैं वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ये वाली जो तीन इक्वेशन है जिसमें हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, या हम अगर इनको वैसे तो हमने इनको टू डायमेंशनल के अंदर कैटेगराइज करके हमने इनको जी डायरेक्शन तक लिखा हुआ है, मीन थ्री डायमेंशनल के केस के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशनल इज 6। सो हमारे पास उसके लिए 6 इक्वेशन बनती हैं। लेकिन चूंकि हम अभी सिंपल स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम 2D केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आती है। लेट मी ड्रॉ दैट। ये एक स्ट्रक्चर कोई भी बीम है। सो लेट्स सपोज इसके इस साइड पे एक मोमेंट होगा, यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी, यहाँ पे एक वाई डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम या मूवमेंट जो आएगी टू डायमेंशनल के अंदर वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो समेशन एफ ऑफ एक्स होगी, समेशन एफ ऑफ वाई होगी, एंड हम तीसरा इसमें कंसिडर करते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जो कि हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज होती है। उसके बाद जब हमारे पास स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं, हमारे पास हैवी स्ट्रक्चर आ जाते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस भी आती हैं और फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशंस आते हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होती हैं, फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशंस क्या होते हैं। लेकिन अभी तक के लिए हमारा काम जो होगा वो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ होगा, कि इनमें हमारे पास जो है वो भी टू डायमेंशनल की केस के लिए होगा, कि हमारे पास इसमें किस तरह से हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं या क्या हमारा स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट है या नहीं है। तो डिटर्मिनेट क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर के लिए एक जॉइंट पर 3 इक्वेशंस होती हैं। एक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो हमारे पास अगर तो स्पोर्ट्स रिएक्शन उस स्ट्रक्चर के 3 हैं या लेस देन 3 हैं, तो फिर हमारा पास वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाता है। और इन केस अगर उसके स्पोर्ट्स रिएक्शन 4 हैं 5 हैं तो वो हमारे पास फिर स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं रहता। उस स्ट्रक्चर के स्पोर्ट्स रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि कितने रिएक्शन किस स्पोर्ट्स के होते हैं, कौन सी स्पोर्ट के कितने रिएक्शंस होते हैं। इन केस हमारे पास ये है कि इफ R is equal to 3 n, mean number of reaction is equal to 3 into n is showing equilibrium equations. So sorry, n is showing the number of structure we have. So let's suppose I
लेट्स सपोज कि हमारे पास जो मेंबर है वो एक मेंबर है, तो एक मेंबर के लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो 3 into 1 हो जाएगा, मीन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल ये साइड हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, 3 की इक्वल हो जाएगी, राइट साइड। तो हमारे पास रिएक्शन अगर 3 होंगे और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है हमारे पास एक मेंबर के लिए, हमने डिस्कस कर लिया, तो वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। इफ R इज ग्रेटर देन 3n, इसका मतलब है कि अगर हमारे रिएक्शन जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एक्सीड कर गए तो हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इफ R इज लेस देन 3n, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए हमारे पास 3 रिएक्शन होना जरूरी है। लेट्स सपोज मूवमेंट है, ये वर्टिकल रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ये तीनों सपोर्ट्स होना जरूरी है। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं होगी तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, अगर ये वर्टिकल सपोर्ट नहीं होगी तो ये वर्टिकली मूव करेगा, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ये रोटेट कर जाएगा अगर यहाँ फोर्स लगती है तो। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है ना ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वो स्टैटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर उस पर उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उस पर रिस्ट्रेन नहीं होगा तो वहां पे फोर्स लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स कंडीशन कौन सी हैं। लास्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है, स्टैटिकली अनडिटर्मिनेट क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था कि रिएक्शंस लिखे हुए थे। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास कौन सी स्पोर्ट के कौन सी रिएक्शंस आती हैं। इन केस अगर तो हमारे पास एक्सियल मेंबर आते हैं, जैसे आपके पास ये वाला एक्सियल मेंबर है, जैसे कोई आपके पास रोप लगी हुई है या आपके पास कोई टेंशन मेंबर है या कोई एक्सियल मेंबर है, ट्रस का मेंबर है, तो उसके अंदर जस्ट एक रिएक्शन डेवलप होता है, वन रिएक्शन, जस्ट वन रिएक्शन, वन अननोन, ये लिखा हुआ है आपके पास कि वन अननोन। द रिएक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल और लिंक। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मेंबर है, जैसे ये एक मेंबर है, तो इस मेंबर के अलांग आपके पास एक फोर्स जनरेट होगी, वही हमारा अननोन रिएक्शन होगा। उसके बाद ये वाले जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे रोलर होते हैं, रॉकर होते हैं, ये आपके पास ऐसे है जैसे आपके पास किसी भी व्हीकल का टायर्स होते हैं, तो वो एक सिंपली रोलर स्ट्रक्चर होते हैं कि उनके ऊपर जब लोड जो है ना वो एक ही डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में बियर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड अप्लाई होता है या रोटेशन होती है तो वो उसको रेजिस्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि जस्ट एक स्मूथ सरफेस। तो जब आप एक स्मूथ सरफेस पे आप किसी चीज को रेस्ट करा देते हैं तो वो वहां पे उसको एक डायरेक्शन के अंदर सपोर्ट देती है, वो भी हमारे पास वन अननोन होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इसी की वन अननोन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं गाइडेड रोलर। गाइडेड रोलर ये होते हैं कि आपको पास वो एक डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, जैसे ये है गाइडेड रोलर। इसका मतलब है कि ये इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर रहा है, उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं देता, लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन के अंदर गाइडेड डायरेक्शन देता है। मतलब कि जैसे आप अपनी विंडो को देख, स्लाइडिंग विंडोज जो एल्यूमिनियम विंडोज होती हैं वो रोटेट नहीं हो सकती, ना ही वो वर्टिकली मूव हो सकती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, स्लाइड कर सकती हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर। हम उनको स्लाइड करके खोल देते हैं, फिर स्लाइड करके बंद कर देते हैं, तो वो गाइडेड रोलर टाइप आ जाती है कि वो एक साइड पे डायरेक्शन को अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास टू अननोन्स के लिए, जिसमें हमारे पास हिंज कनेक्शन होता है कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव नहीं करते और रोटेशन को वो रेजिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो मूवमेंट की इजाजत नहीं देते, लेकिन अगर वहां पे रोटेशन जनरेट होता है तो वो उसको उनको अफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि वो रोटेट होने देते हैं लेकिन बाकी डायरेक्शन में वो रेजिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास ये भी गाइडेड रोलर, जैसे हमने लास्ट विंडो में की एग्जांपल लिया, सेम उसी तरह की चीज है, स्लाइडर भी, और विंडो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्लाइडर। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है। तो फिक्स्ड सपोर्ट ऐसी सपोर्ट होती है जो किसी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। जैसे आपके यूजुअली स्ट्रक्चर्स के अंदर बीम्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं, कॉलम कनेक्टेड होते हैं, तो वो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, मीन ना कि वो मूवमेंट इन रोटेशन के अलाउ करते हैं, ना ही वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को अलाउ करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सपोर्ट्स कंडीशन है, तो इनको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है आगे हमारे स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये स्पोर्ट्स कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी स्पोर्ट कितने रिएक्शन को किस डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव 4 एग्जांपल्स ऑफ डिटर्मिनेंसी। सो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर इनमें से डिटर्मिनेट हैं, नहीं हैं। हम कंडीशन देखते हैं कौन से स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं। तो लेट्स चेक। हमारे पास ये पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, हमारे पास
यहाँ पे इंटरनल हिंज है। तो इस इंटरनल हिंज की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ये आप अगर इसको क्लोज करके देखें तो ये वाली इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज क्या कर रही है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 हैं, n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। तो ये आपके पास जो हिंज है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि हिंज सपोर्ट के कितनी रिएक्शंस होते हैं, 2 रिएक्शंस होते हैं। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाउ नहीं करती, तो ये 2 रिएक्शन इस जगह पे डेवलप हो गए। दरमियान में भी इंटरनल हिंज है, तो 2 रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होंगे। ये आपको 4 नजर आ रहे हैं लेकिन 4 नहीं है, ये एक दूसरे का अल्टरनेट रिएक्शन है। मीन कनेक्टेड पार्ट्स के अंदर जस्ट ये 2 रिएक्शन डेवलप होंगे। तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। उसके बाद ये वाले जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स पे हमने लास्ट में पढ़ा था कि इसके अंदर ये किसी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन डेवलप होते हैं, एक मूवमेंट और 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे हो गए। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 + 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 7 हो गए। अब हमने देखना है कि क्या ये हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, R = 3n। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो R हमारे पास 7 आ रहा है, R = 7, n = 2, तो 3 × 2 = 6, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 6। हमारे पास रिएक्शन जो आ रहे हैं वो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा पास स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। अब हम देखते हैं कि ये कितना इनडिटरमिनेट है। तो हमारे पास चूंकि एक रिएक्शन जो है वो एक्सीड कर रहा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 है और हमारे पास जो रिएक्शंस अवेलेबल हैं वो 7 है। तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट है टू फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे भी हिंज कनेक्टेड है, यहाँ पे भी इंटरनल हिंज है और यहाँ पे ये फिक्स्ड कनेक्टेड है। तो 3 + 2 + 2 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 9। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो यहाँ से इंटरनली हिंज हो गया, तो ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 3 है। सो हमारे पास इसी इक्वेशन में अगर पुट करें तो इस साइड पे भी 9 आता है, इस साइड पे भी 9 आता है, मीन 9 = 9। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये स्ट्रक्चर एग्जांपल 3। इसके अंदर हम देखते हैं पहले इसके रिएक्शंस कितने हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड कनेक्टेड पे हो रहे हैं, उसके बाद 2 इंटरनल हिंज पे आ रहे हैं, 5 हो गए, प्लस ये रिजिडली कनेक्टेड है। तो इसको हम एक ही मेंबर कंसिडर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस मेंबर का सेम एज इट इज कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट एक ही मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड है, एक ही मेंबर है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे ये हिंज कनेक्टेड है, तो 2 रिएक्शन ये हो गए, 3 + 2 + 2 7, प्लस यहाँ पे फिक्स्ड कनेक्टेड है तो 3 यहाँ पे हो गए, तो 10। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 10 हो गया। अब इसके अंदर हम मेंबर देखते हैं, तो चूंकि इंटरनल हिंज यहाँ पे लगी हुई है तो ये मेंबर जस्ट यहाँ से 2 हिस्सों में सेपरेट हो रहा है। तो हमारे पास 2 मेंबर्स डेवलप हो रहे हैं, तो n = 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और हमारे पास चूंकि स्ट्रक्चर जो है वो उसके रिएक्शन 4 रिएक्शन ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू उसकी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटरमिनेट टू 4th डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास ये एक मेंबर है, जिसे इसको अब देखें यहाँ पे, सॉरी इसके अंदर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड कनेक्टेड है, यहाँ पे ये इंटरनल हिंज है। तो 3 + 2 + 2 7, 7 + 2 यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 9, क्योंकि यहाँ से फिर आगे सॉरी इस एग्जांपल में एक्चुअली हमारे पास जो रिएक्शन है ना, जो मेंबर है उसको यहाँ तक कंसिडर किया गया, तो उसके अंदर हमारे पास एक ये मेंबर कंसिडर हो रहा है, एक ये मेंबर कंसिडर हो रहा है, एक ये हो रहा है। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन देखें, जो कि यहाँ पे ये इसका एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है, तो ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। टोटल रिएक्शन हमारे पास 9 आ रहे हैं, और चूंकि हमने 3 मेंबर कंसिडर किए हैं तो इसके अंदर हमारे पास n = भी 3 आ रहा है। और टोटल हमारे पास जो इसके रिएक्शन हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस कि हमने टाइप्स देखनी है। तो चूंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एक हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं और एक हमारे पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक हमारे पास मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता है या इक्विलिब्रियम मेथड होता है, और एक हमारे पास मेथड ऑफ सुपरपोजिशन होता है। पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेथड पढ़ेंगे जिससे हम इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो है हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो है ना इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमने इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को टच किया है, तो उसके लिए हम जो है ना देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हमारे पास इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के कौन से एनालिसिस होते हैं। तो इसमें हमारे पास तकरीबन तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला हमारे पास फोर्स मेथड होते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होते हैं। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और स्टिफनेस मेथड्स होते हैं, मैट्रिक्स मेथड होते हैं। मैट्रिक्स मेथड जो है ना मोस्ट एडवांस है और ये हमारे पास जो है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होते हैं। इनके अंदर कुछ फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, थ्री मूवमेंट इक्वेशन है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्टिफनेस मेथड है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है। ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर फिर इसको स्टडी। Well, thank you so much for watching our lecture, and please like and subscribe our channel. Thank you so much.